डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान हेलो किसान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। हेलो किसान कार्यक्रम में हम आप सभी किसान भाइयों की खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। सवाल आपके होते हैं लेकिन जवाब हम आपको देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम आज आपको विषय बता देते हैं। हमारा विषय क्या है आज का हमारा विषय है धान फसल में कीट व रोग से बचाव। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर क्या है, आप देखें, यह है टोल फ्री नंबर 1800113060 और 1800113061। ये दोनों हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इनके जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहे हैं 8796179333। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप करिए अपने सवाल और आप हमें अपने सवाल भेजिए। हम आपको हमारे एक्सपर्ट्स जवाब देंगे। और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ पत्राचार कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। तो इन पत्राचार के जरिए आप हमारे साथ जुड़े और अपने सवाल आप हमें बताएं, जिसका समाधान किया जाएगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट। डॉक्टर फूलचंद जाट हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। और हमारे एक्सपर्ट आपको जो है आज बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए। हमने आपको नंबर बताए हैं। लगातार आप किसान भाइयों की कॉल का, ईमेल का और व्हाट्सएप का हमें इंतजार रहेगा। सर, सबसे पहले शुरू करूंगी आपसे कि धान की फसल की आज हम बात कर रहे हैं, रोग और कीट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान कौन से कीट पहुंचाते हैं धान की फसल को, जो रोग पैदा करते हैं इस फसल में? किसान भाइयों, वैसे तो 2-3 जो कीट होते हैं उनमें ज़्यादातर नुकसान होता है। वो है कि जो BPH भूरा फुदका जो होता है कीट होता है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं किसान भाई को एक ही सलाह दूंगा कि आप अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, अपने कहते नहीं कि स्वस्थ बच्चा वो आगे जाके भी स्वस्थ ही रहता है, तो इसी प्रकार से अगर आप खेती में अगर आप पौध तैयार कर रहे हो, उसी टाइम से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल है वो बड़ी स्वस्थ रहेगी। तो इसमें 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पौध में आप एक अच्छी किस्म का चुनाव करें, उसमें बीज उपचार ढंग से करें और बीज उपचार के बाद में उसको पौध को सही मतलब जगह उसका बीज को रोपाई करें और समय समय पे उस पर मतलब खरपतवार नियंत्रण करें। और उसके बाद में आप जब रोपाई करें तो उनको पुनः उपचारित करके बोएंगे, तो जब रोग नहीं आएंगे तो कीटों का प्रकोप भी कम होता है। और दूसरी बात है कि आप इसके साथ साथ खरपतवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है खरपतवार जब फसल में ज़्यादा हो जाते हैं तो भी एक कीटों का एक वो आवास स्थल बन जाता है और उससे कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भूरा फुदका होता है BPH जिसको कहते हैं, BPH से फसल में इतना नुकसान होता है कि कई बार आपकी जो फसल होती है उसमें 25 से 30 या 50-60% तक उसमें नुकसान होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप ये करें कि एक तो जो अपने जो इंटीग्रेटेड कीट नियंत्रण करते हैं उसमें है कि आप एक तो पौध की घनी मात्रा न रखें और उचित दूरी पे करें। दूसरा है कि आप 10-10 फीट के दूरी पे थोड़ा सा स्पेस रख के थोड़ी सी जगह खाली करके और उसकी पौध की रोपाई करेंगे। तो और एक अल्टरनेट आप हमेशा पानी न रखें, थोड़ा सा खाली रखें, उसके बाद में मतलब अल्टरनेट थोड़ा सा पानी का रखें, जिससे कि उसमें एक दूसरा है। अगर फिर भी भूरा फुदका का प्रकोप होता है तो किसान भाइयों आपको थोड़ा सा आपको कीटनाशी जिसमें आप इमिडाक्लोरपिड 17.8%
का आप 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर उसमें छिड़काव करेंगे तो आप इसका नियंत्रण आराम से बिल्कुल, कर यानी सकते हैं। संतुलित मात्रा में अगर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए तो आप धान की अच्छी फसल ले सकते हैं। और कैसे आप धान की फसल में रोग और कीटों से बचाव कर सकते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धान हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न है। इसमें लगने वाली बीमारियां और कीट काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक, जड़ की सुंडी, नरई कीट, पत्ती लपेटक, हिस्पा, बंका, तना भेदक, फुदका, गंधी बग और सैनिक कीट इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोपाई समय पर करनी चाहिए और हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अंडों को इकट्ठा करके बंबू केज कम पर्चर में डालें। दीमक बहुल क्षेत्रों में कच्चे गोबर, हरी खाद और नीम की खली का उपयोग लाभकारी है। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग से भी कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। दूसरी ओर भूसा फुदका और सैनिक कीट वाले इलाकों में 20 कतारों के बाद एक कतार छोड़कर रोपाई करनी चाहिए, जबकि तना भेदक के लिए प्रति हेक्टेयर 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रोगों की बात करें तो झुलसा से बचाव के लिए ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, ट्राइस्लाइकाजोल और हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। शीथ ब्लाइट होने पर हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि तना सड़न के लिए खेत में अधिक समय तक पानी खड़ा न रहने दें। जीवाणु जनित झुलसा के प्रकोप पर खेत से अतिरिक्त पानी निकालकर 3-4 दिन तक खुला रहने दें। साथ ही प्रति हेक्टेयर 25 किलो पोटाश डालें। इसके अलावा कासुगेमाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन का छिड़काव भी लाभकारी है। जिन क्षेत्रों में भूरा धब्बा रोग उग्र रूप ले रहा हो, वहां प्रोपिकोनाजोल 25 EC के 2 छिड़काव करें। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर दिनेश, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस समय पर धान की फसल में कौन कौन से कीट नुकसान पहुँचा रहे हैं, और जो धान की फसल है उसमें भूरा फुदका भी एक कीट है जो नुकसान पहुँचाता है, तो वो किस तरीके से पहुँचाता है, किसान उसकी पहचान कैसे करें और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? जी, किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, धान की फसल इस समय जननिक अवस्था की ओर अग्रसर है। वानस्पतिक बढ़वार लगभग पूरी हो चुकी है और ब्यांत वगैरह भी ज़्यादातर जगह पे आ चुका है। ऐसे समय पे 2-3 कीट हैं जिनकी आपको खास ध्यान रखना होता है। इसमें तना छेदक कीट है, वो आता है। दूसरा पत्ती लपेटक कीट आता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो मैडम ने अभी पूछा है वो है भूरा फुदका। भूरा फुदका क्या होता है? छोटे छोटे कीट होते हैं, ये मच्छर के आकार के होते हैं और ये पौधे के तने पे बैठ जाते हैं। तने पे बैठने के बाद बहुत भारी संख्या में होते हैं और तने से रस चूसते हैं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि पौधा हमारा सूख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि खेत के जगह जगह अलग अलग हिस्सों में होपर बर्न हो जाता है, जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे खेत दूर से जला हुआ प्रतीत होता है। तो इसके कई बार ये भयानक हो जाता है, लेकिन इसका आप निगरानी करते रहें। और जब तक ये कीट आपके खेत में नहीं आता है तो आप किसी भी तरह की दवाई का प्रयोग ना करें। जब इसकी संख्या आप देखें कि ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, तब आप इसमें दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बाफ्यूरान 3CG है, 3CG है कार्बाफ्यूरान, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका बुरकाव कर सकते हैं। दानेदार दवाई होती है। इसके अलावा दूसरी दवाई इमिडाक्लोप्रिड है। इमिडाक्लोप्रिड की आप 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मात्रा का घोल बनाएं 500 लीटर, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि आप अपने खेत में सुबह और शाम ज़रूर जाएं और खेत में अंदर घुसने के बाद उसके पौधों को हिला के देखें कहीं कोई कीट की समस्या तो नहीं आ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। डॉक्टर फूलचंद, आपके पास भी आऊँगी, लेकिन हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। उनका नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार है मध्य प्रदेश से। कृष्ण कुमार जी, क्या सवाल है आपका, पूछें आप।
कृष्ण कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी, अपना सवाल पूछें आप। जी। हम कृष्ण कुमार जी, आपसे अनुरोध है आप अपने टीवी सेट की आवाज कम कर लें, उसके बाद आप सवाल पूछें तो आसानी रहेगी। जी, आवाज तो कम है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये पत्ता लपेटक कीट है, इसके बारे में हमने 2 बार छिड़काव किया। जी, पूछें आप, आगे अपना सवाल पूरा करें। कि जो धान में पत्ता लपेटक कीट लगता है, जी, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। 2 बार हम छिड़काव कर चुके, मगर वो अभी भी जो है जो कहते हो वैसे ही है, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर फूलचंद, आप बताएं, पत्ता लपेटक के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, एक तो है कि आपने कौन सी दवा का छिड़काव किया, एक ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और किस समय किया। हो सकता है कि आपने जब छिड़काव किया और उसके तुरंत बाद में बारिश आ गई हो या और कुछ कारण हो गया हो, तो इस कारण से भी आपने, तो इसके लिए आप जो भी कीटनाशी है, मतलब जैसे क्विनोलोफास है या इमिडाक्लोपरिड है, अगर इसका स्प्रे करेंगे आप, और दूसरा है कि आप समय पे करें, और उसमें बरसात से कम भी 2-3 घंटे अगर पहले आपने स्प्रे कर दिया तो उस दवा का ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और ये ज़रूर देखें कि छिड़काव करते समय अगर धूप अच्छी रहेगी तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें होती है कि अगर आपने दवाई छिड़काव की है, कोई असर नहीं किया, तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसी दवाई की हो जिससे कि कोई कारगर नहीं हुई हो, लेकिन आप इमिडाक्लोपरिड या क्विनोलोफास का स्प्रे करेंगे तो उससे उसमें ज़रूर आपको उस कीट नियंत्रण में फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और है इसमें जो मैं जोड़ना चाहूँगा किसान भाई, जी। कि कई बार बाजार में नकली दवाई भी मिल जाती है। वैज्ञानिक और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र तो आपको दवाई सही बताते हैं, सही मात्रा बताते हैं, तो असली नकली की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप उनसे रसीद लें और उसका पूरा नंबर और डिटेल जो भी आपकी पैकिंग है दवाई की लें, जिससे कि उसकी सत्यता का पता लग सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी दवाई लें जो जेन्युइन हो। बाजार में बहुत कुछ कई बार नकली चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर नकली जी। दवाई होगी तो उसका असर भी कम होगा जी। और परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डॉक्टर दिनेश कुमार, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि कीट और रोग ये जो है धान की फसल को खराब करते हैं जाहिर तौर पर, तो ऐसे में जल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कितना और किस तरीके का जल प्रबंधन जो है वो धान की खेती के लिए किया जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, देश के बहुत अच्छे भागों में जो है बरसात अच्छी हुई है और कहीं कहीं पर तो बाढ़ भी आ गई है। बाढ़ जहां आ रही है वहां पे आपको पानी के निकास की व्यवस्था करनी है, और जहां पे कम बरसात हुई है या पानी की कमी है तो वहां पे आपको सिंचाई का प्रबंध करना बहुत ही ज़रूरी है धान की फसल में, क्योंकि अब सारी की सारी फसल जननिक अवस्था की तरफ है, यानी बालियां निकलने वाली हैं, निकल चुकी हैं। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हो कि जिस दिन हमारी बाली निकलती है उसके 30 दिन पहले धान के पौधे के अंदर बाली बनना शुरू हो जाती है, यानी जब हमें बाली दिखती है उसके 1 महीना पहले वो बनना शुरू हो जाती है। तो उस समय से लेके और जब तक आपके धान में फूल आते हैं या दाना भरता है, तब तक खेत में पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपने धान सीधी बिजाई से लगाया है, रोपाई विधि से लगाया है, दोनों तरह के धान में जननिक अवस्था में पानी की कोई कमी ना हो। 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर समय आप अपने धान के खेत में रखें, क्योंकि 2-3 दिन की खुश्की भी धान की जननिक अवस्था को प्रभावित करती है और आपकी पैदावार प्रभावित हो सकती है। तो समय समय पे आप धान में सिंचाई करते रहें, जल प्रबंधन इसका करते रहें। बिल्कुल, यानी जल प्रबंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है धान की खेती के लिए। डॉक्टर फूलचंद से अब हम सवाल लेंगे और जानना चाहेंगे। डॉक्टर फूलचंद, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या जैविक खेती जो है वो तरीका अपनाकर धान की फसल में जो रोग और कीट जो लगते हैं, जो समस्या देखी जाती है, उससे निजात पाया जा सकता है? ज़रूर, मतलब ये क्या है किसान भाइयों कि कई किसान जैसे हमारे मेरठ के साइड में कई किसान जैविक खेती भी कर रहे हैं और उनको अच्छा परिणाम मिल रहा है, और हमारे संस्थान में भी हम जैविक के तरीके से धान की फसल ले रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो जैविक खेती में क्या है कि किसान अगर शुरू में ही ध्यान रखेगा, जब पौध तैयार करता है तो उसी टाइम से ध्यान रखेगा, तो आप जैविक खेती करना आसान है और उसमें रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होगा। और आजकल अगर जैविक खेती करें
तो जैविक खेती में आजकल जैव उत्पाद भी ऐसे आ रहे हैं जिनका आप छिड़काव करके आप उनका अच्छा कीट और जो रोग है उनका आप नियंत्रण आराम से कर सकते हैं। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जैविक खेती में धान की खेती नहीं हो सकती, लेकिन किसान को थोड़ा सा समय समय पे उसको जागरूक करना पड़ेगा और समय समय पे अपने खेत को पहचानना पड़ेगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है तो उसके लिए मैं कौन सा जैविक उसमें उत्पाद डालूं जिससे कि उसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिले और छोटे मोटे जो कीट लग रहे हैं या रोग लग रहा है उसका समय पे नियंत्रण कर सके। जी बिल्कुल, देखिए मैडम, मेरा भी जो है जी। जैविक खेती में लगभग 23 साल का तजर्बा है। जी जी। हमारे पूसा संस्थान में 23 साल से धान गेहूं पे, मक्का गेहूं पे और इन सब पे हमने जैविक खेती पे अनुसंधान किया है। मोटे तौर पे हमने भी यही पाया है जी। कि पहली बात तो इन फसलों में, जैविक फसलों में जो हमारे कीड़े मकोड़े बीमारी हैं, रोग वगैरह कम आते हैं क्योंकि इसमें हम यूरिया का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल। पौधों की हमारे संतुलित बढ़वार होती है और पौधों की जो अंदर की ताकत होती है वो ज्यादा हो जाती है, मजबूती अच्छी आती है इसमें। तो इसमें कीड़े मकोड़े, दूसरे क्या होता है क्योंकि जैविक खेती में हम जो रसायनों का प्रयोग है वो नहीं करते, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते, तो उससे क्या होता है जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो लाभकारी कीट होते हैं वो नहीं मर पाते और वो ऑटोमेटिकली जैविक नियंत्रण हो जाते हैं, यानी एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा जाता है। तो इस तरह से भी इसमें कम आते हैं। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण है कि जैविक खेती में हम फसल चक्र और जो अंतर्वर्ती खेती है, इंटरक्रॉपिंग है, उसको अपनाते हैं और इन 2-3 तरह की फसलों को एक साथ लेने से कीड़ा मकोड़ा और बीमारी की समस्या कम आती है। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, आगे भी आपसे चर्चा करूंगी मैं जैविक खेती पर, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ है मूलाराम साहू छत्तीसगढ़ से। मूलाराम जी, पूछिए आप, आपका क्या सवाल है? मूलाराम जी, जी पूछिए सवाल। हाँ हाँ, धान लगाए हैं हम लोग। धान में तना छेद हो गया है। तना छेदक, जी जी। हाँ, तना छेद हो गया है और कौन सा दवाई क्या डाले जाए आप बताइए। जी डॉक्टर दिनेश, तना छेदक रोग के बारे में वो जानना चाहते हैं कि किस दवा का जो है किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, इस बारे में वो पूछना चाहते हैं। देखिए, तना छेदक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी देखा है, निरीक्षण किया है और इस बार तना छेदक कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए पहले आप लक्षण देखें तना छेदक के धान में क्या लक्षण होते हैं। इसकी जो सूंडी या इल्ली होती है जमीन की सतह से पौधे के अंदर एक सुराख बनाती है और अंदर घुस जाती है और अंदर का, तने के अंदर का पदार्थ जो है वो खाती रहती है। होता क्या है, जो बीज के पत्ते होते हैं हमारे वो भूरे रंग के हो जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। इसको हम मृत केंद्र कहते हैं या डेड हार्ट कहा जाता है। किसान भाई पहचान कर सकते हैं, एक जो मेड़ा होता है धान का, बहुत सारे पौधे जिसमें एक साथ होते हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बीज की पत्तियां जो है पौधे के भाग की वो आपकी भूरे रंग की हो जाती हैं। इसको डेड हार्ट कहते हैं। और साथ ही अगर बाली निकलने की अवस्था पे आता है तो वो बालियां आपकी सफ़ेद रंग की या चांदी के रंग की दिखाई देती हैं और वो दाने उसमें खाली रह जाते हैं। अगर इस तरह की बाली को आप खींचते हैं तो वो आसानी से खिंच जाती है। ये तना छेदक की खास पहचान है। और जो किसान भाई थोड़ी होशियारी रखते हैं वो तने को चीर के भी देख सकते हैं, हाथ से जो है फाड़ के उसको देखिए आप, अंदर उसमें आपको सूंडियाँ मिलेंगी। इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे 5% 7% पौधे आपके इससे प्रभावित हो रहे हैं तो तुरंत इसमें जो है दवाई का प्रयोग करें। दानेदार दवाई भी आती है। इसके अलावा इमीडाक्लोप्रिड है, जैसे इमीडाक्लोप्रिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर इमीडाक्लोप्रिड, ध्यान से सुने, 3 लीटर पानी और 1 ml मिलीलीटर इमीडाक्लोप्रिड का 500 लीटर घोल बनाएं, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क सकते हैं। इसके अलावा कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड आती है 4G, 4% में आती है। इसकी भी आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ये कीटनाशक आप अपनाकर जो है तना छेदक रोग से बच सकते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इसी बीच। हमारे साथ हैं सुरेश पाटिल हैं कर्नाटक से। सुरेश जी, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते। धान की खेती में कौन सी स्टेज में, यानी कितने महीने के बाद खाद देना बंद करना चाहिए ताकि कीटों का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए? जी डॉक्टर फूलचंद, वो पूछना चाह रहे हैं कि किस स्टेज पर धान की खेती में जो है वो कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दें, उर्वरकों का। जी जी, ऐसा है सुरेश जी कि वैसे भी धान में एक तो बेसल डोज में दिया जाता है, एक जब फुटान होती है और एक बाली निकलते से पहले दिया जाता है। अगर बार बार आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे या यूरिया का प्रयोग करेंगे
तो उसमें लाजमी है कि पौधा बहुत ही कोमल हो जाता है और सकुलेंट हो जाता है, जिससे कि बीमारियां और कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो आप 3 जो होता है डोज है, जो आपके फसल बोने के बाद में जो 2 आप स्प्लिट डोज में दवाई दे रहे हो उर्वरक के, उसके अलावा आपको नहीं देना है और आपको सही मात्रा में देना है। ऐसा है कि कई किसान भाई क्या करते हैं कि अच्छी मेरी पैदावार होगी तो वो ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, तो उससे भी उनको नुकसान होता है। तो आप सही मात्रा में और सही समय पे अगर आप देंगे, और आप जब ये बाली निकल रही है, यानी जो पेनिकल इनिशिएशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसके पहले तक आप यूरिया देंगे या खाद देंगे, उसके बाद में आपको कीट बीमारी से प्रकोप कम होगा। अगर इसके बाद में डालते हैं तो इसमें बीमारी का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो हेलो किसान कार्यक्रम में हमें इंतजार है आप किसान भाइयों की कॉल का। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल पूछें। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेलो किसान, दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे साथ हेलो किसान कार्यक्रम और हमारे साथ हमारे कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय मौसम बदल रहा है, तो ऐसे बदलते मौसम में धान की फसल पर किन किन रोग और कीटों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? जी बिल्कुल, अगर हम रोगों की बात करें तो मौसम में नमी ज़्यादा देखने को मिल रही है और प्राय ऐसा होता है कि जब नमी की अवस्था होती है तो रोगों में बदरा रोग के आने की संभावना ज़्यादा होती है। तापक्रम भी थोड़ा कम हो जाता है इस समय पे, तो बदरा रोग की पहचान किसान भाई कर सकते हैं। कई बार इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। जब बाली निकलने की अवस्था होती है, जिसको किसान भाई गर्दन तोड़ कहते हैं, ये 2 समय पे आ सकता है। जब वानस्पतिक बढ़वार हो रही होती है तब उसको आ सकता है, उसको पत्ती का झुलसा कहते हैं, लीफ ब्लास्ट कहते हैं, और फिर आपका गर्दन तोड़ है, नेक ब्लास्ट कहते हैं उसको। तो शुरू में पत्ते जैसे हमारे होते हैं उन पे आँख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं। अंदर से वो धूसर रंग के होते हैं और बाहर की तरफ गहरे भूरे रंग के होते हैं। तो आँख के आकार के जगह जगह पत्ती पे धब्बे होते हैं और फिर ये बड़े होके पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और पत्ती हमारी सूख जाती है। इसी तरीके से जब ये नेक पार्ट में होते हैं, जहाँ बाली तने से जुड़ी होती है धान की, उस हिस्से पे जो कवक होता है उसका हमला होता है और वहाँ से वो सड़ जाता है और बाली टूट के लटक जाती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा कि एक ही रात में जो गर्दन तोड़ लोग हैं वो काफ़ी नुकसान कर देता है। शाम को देखा खेत ठीक था, सुबह गए तो देखा 10% 20% बालियाँ हमारी लटकी हुई हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को यही निवेदन है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए आप अपने खेत की निगरानी करें और अगर उसमें बदरा रोग या ब्लास्ट रोग की संभावना हो तो तुरंत उसके नियंत्रण के उपाय करें। इसके लिए बहुत सारे कवकनाशी उपलब्ध हैं। ट्राइसाइक्लाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपेकोनाजोल है, ये सब प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं बासमती का खास करके, तो इस अवस्था पे ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग ना करें, उसकी जगह पे आप बावस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे किसान भाई का संदेश आया है। हमारे साथ हैं राजेश मुजफ्फरनगर से। राजेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम है राजेश, गांव मुबारकपुर और ज़िला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मेरे धान के खेत में मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ पूछना चाहता हूं। मेरे धान के खेत में कहीं कहीं पर सफ़ेद बालियां निकल जाती हैं, तो कृपया करके इसका निवारण बताएं।
डॉक्टर फूलचंद वो पूछना चाह रहे हैं कि उनके धान के खेत में सफ़ेद बालियां निकल जाती हैं, तो क्या निवारण है? अभी डॉक्टर दिनेश जी बता रहे थे कि जो बालियां सफ़ेद होती है, वो जो रोग होता है तना छेदक, वो तना छेदक हो जाता है, जिससे कि बालियां पहले पकने से पहले ही उसकी जो गोबा होता है, जिसमें कहते हैं कि जहाँ से वो बाली स्टार्ट होती है तो वो सूख जाती है, वहाँ से खा जाता है और वो बाली सूखी नज़र आती है और सफ़ेद सफ़ेद खेत में सफ़ेद सफ़ेद चटके से दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप कोई इंसेक्टिसाइड, क्विनालफॉस है, इमिडाक्लोपिड है, उसका स्प्रे करेंगे। तो ये इमिडाक्लोपिड है, जैसे आपको 1 ml या 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो इसका आराम से आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन आपको डॉक्टर साहब अभी ये भी बता रहे थे कि आपको समय से देखना पड़ेगा। अगर समय से देखेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा उससे। तो बिल्कुल, और जल्दी उसका जो है वो उपचार भी किया जा सकता है। हमारे एक और कॉलर हैं, उनका संदेश आया है, विपिन है। विपिन जी, क्या सवाल है आपका, पूछें आप। मेरा नाम विपिन कुमार, मैं ग्राम कोल, तहसील मवाना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरे धान के खेत में जगह जगह पर पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर दिनेश आप बताएं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं इनकी धान की, तो क्या निवारण है? देखिए, ये बड़ा सामान्य सा सवाल है जो किसान अक्सर पूछते हैं और इसका उत्तर यहाँ स्टूडियो में बैठ के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पीले रंग की पत्तियों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि ऊपर की पत्ती पीली हुई या नीचे की पत्ती पीली हुई, फिर पत्तियाँ पीली होने के बाद क्या वो सूख रही हैं, तो ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो प्रमुखता से कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन की कमी, और जैसा कि फूलचंद सर ने बताया था कि नाइट्रोजन को 3 बार देते हैं। अगर आपने संस्तुत मात्रा में नाइट्रोजन दी है तो आपकी पत्तियां पीली नहीं होंगी। पहले आप उस तरफ ध्यान दें, पोषक तत्वों की तरफ। फिर दूसरा, कभी कभी इसमें निमेटोड भी आ जाते हैं, सूत्रकृमि की समस्या धान में आ जाती है। उसमें क्या होता है, जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधे हमारे छोटे रह जाते हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं। इसी तरीके से एक टुंगरू वायरस होता है, तो टुंगरू वायरस में भी पत्तियां पीले और लाल रंग के हो जाती है, पीली होती हैं फिर लाल रंग में बदल जाती हैं। तो यहाँ से समाधान मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ पे अपने पौधे लेके जाएं, वैज्ञानिकों को वहाँ दिखाएं नज़दीक में, और उनसे सलाह लेकर आप अपनी जो फसल है उसका प्रबंध करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसमें जिंक की कमी होने से वो खैरा एक बीमारी होती है, जिससे भी कुछ हो सकता है। तो अगर मान लो किसान भाई ढंग से पहचान करे तो आप जिंक सल्फेट को 20 kg यूरिया में मिला के उसका एक बार स्प्रे करके देख लें। अगर उससे का निवारण हो जाता है तो हो सकता है कि खैरा जो बीमारी होती है तो वो एक सामान्य बीमारी है, कोई ज़्यादा नहीं है, जिंक की कमी से हो जाती है। तो वो किसान भाई आप अपना के देख लें, तो उससे भी आपकी, अगर मान लो उसी से पीली पत्तियां हो रही है तो उसका नियंत्रण हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है, थोड़े सफ़ेद रंग की सी पत्तियां होती है। एक्चुअल में क्या डॉक्टर साहब कि जैसे वो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब ब्यांत होता है, कल्ले बन रहे होते हैं, तब आती है जिंक की कमी। अगर फसल हमारी थोड़ी पुरानी होगी तो फिर जिंक की कमी नहीं आती। तो इस समय पे आप दिखाई ले विशेषज्ञों को तो बेहतर रहेगा जाहिर तौर पर। और एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनका वीडियो संदेश आया है, पूछ लेते हैं क्या सवाल है उनका। हमारे साथ हैं अनिल। अनिल जी, पूछें आपका सवाल। हमारे धान के खेत में झुलसा रोग आ जाता है, इसकी रोग की दवा बताएं। क्या लक्षण? अच्छा, सर, वो झुलसा रोग की बात कर रहे हैं। झुलसा रोग आ जाता है उनके धान के खेत में, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी बात कर रहे थे हम, ब्लास्ट की बात कर रहे थे। ब्लास्ट या बदरा रोग कहते हैं। तो ये ब्लास्ट के लक्षण भी मैंने बताए थे अभी आपको कि आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए आप प्रोपेकोनाजोल नाम की एक दवाई आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं, या हेक्साकोनाजोल भी होती है, उसकी मात्रा दुगनी होती है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना लें। या बावस्टीन भी ले सकते हैं, 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, और उसका लगभग 500 लीटर घोल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़क दें। अगर ये रोग बना रहता है तो आपको 10 दिन बाद, 12 दिन बाद इस छिड़काव को दोहराना भी है, क्योंकि कवकनाशी वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो इनका छिड़काव आप 2 से 3 बार करके बदरा रोग या जो झुलसा है हमारा उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ये
पत्ती के झुलसा जो जीवाणु से होता है उसकी बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवाणु पत्ती झुलसा या पत्ती जीवाणु झुलसा भी होता है, यानी जीवाणु से पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, खास करके नोक की तरफ से और किनारों की तरफ से लहरदार करके जो है ना वो पट्टियाँ सी बन जाती हैं और फिर वो भूरे रंग के होके सूख जाते हैं। पौधों की जो लंबाई वगैरह है, ऊंचाई वगैरह है, वो प्रभावित होती है और कई बार जो झुलसा रोग है, जीवाणु पत्ती झुलसा, ये भयंकर रूप ले लेता है। तो आपको निश्चित तौर पर लगातार निगरानी करनी चाहिए और इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं, खास करके पत्तियां आपकी सूख रही हो, पत्ती के जो किनारे हैं वो सूख रहे हो, तो आप एंटीबायोटिक्स आती हैं, उसके बाज़ार में आपको मिलती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे एक बना बनाया मिक्सचर होता है, उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट होता है 9%, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% और SP होता है, और फिर इसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट होता है। ये 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। इसका आप छिड़काव अगर करते हैं तो उससे, यानी 500 लीटर घोल इसका आपको बनाना है, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको डालना है और आपके जो जीवाणु पत्ती झुलसा है उसका नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी बीच क्योंकि ब्लास्ट रोग की बात चल रही है तो मैं जानना ये भी चाहूंगी, डॉक्टर फूलचंद आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी जो बीमारियां हैं धान की फसल में जो लगती हैं, वो किन परिस्थितियों में ये बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं? देखो, ये जो ब्लास्ट होता है, ये कि अगर किसान भाई प्लांट पॉपुलेशन यानी पौधे के घने रखेंगे तो उसमें ये ब्लास्ट की बीमारी ज़्यादा आएगी। और दूसरा है कि पौधा, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर पौधा शुरू से ही सुरक्षित रखेंगे आप तो आगे ब्लास्ट की बीमारी नहीं आएगी। और दूसरा है कि आप उसमें पौधे की दूरी रखें और उसके बीच बीच में आप ये देखें कि उसमें थोड़ा सा, अगर 10 लाइन बो रहे हैं तो थोड़ी सी लाइन का गैप दें, जिससे कि उसका एरिएशन हो, और एरिएशन होगा तो उसमें ये जो ब्लाइट है ये कम होगा। और दूसरा, यूरिया की मात्रा संतुलित रखें। अभी डॉक्टर साहब दिनेश जी बता रहे थे कि यूरिया की मात्रा है वो आप ज़्यादा न करें। यूरिया अगर संतुलित मात्रा में आप उर्वरक डालेंगे तो आपकी ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और ये बीमारियां कम होगी। यूरिया की मात्रा ज़्यादा देने से भी ब्लास्ट की बीमारी ज़्यादा आती है और पौधा ज़्यादा घना होता है तो उसमें क्या कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है, सारी फसल में अंदर नमी बनी रहती है, जिससे भी ब्लास्ट की बीमारी का प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो बीमारियां हैं ये ज़्यादा प्रभावित फसल को नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल। और इसी बीच जो है हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं जितेंद्र सिंह राणा। जितेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी जितेंद्र जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछें। मैं ये पूछना जितेंद्र जी, अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर लें और उसके बाद आप अपना सवाल पूछें। मैडम, मैंने डायरेक्ट दवा दान की थी, उसमें चारा बहुत ज्यादा हो गया है। एक बार दवा छिड़क चुका हूँ पर चारा हटने को नाम नहीं ले रहा। फसल हो गई? जी जी डॉक्टर दिनेश, कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? बुआई कब की थी? जून में की होगी आपने, 15 जून 10 जून के आसपास बुआई की। जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो सीधी बिजाई वाला धान होता है उसकी जो प्रमुख समस्या है वो खरपतवारों की समस्या है। और हालांकि इसके लाभ ज़्यादा हैं जो हमारा सीधी बिजाई वाला धान है, जैसे इसमें हमारा जो लेबर का खर्चा है जब हम रोपाई करते हैं वो बचता है, साथ ही साथ इसमें पानी की भी बचत होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इस कारण आजकल सीधी बिजाई से भी काफ़ी किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको आजमा रहे हैं। लेकिन इसकी एक समस्या भी है और प्रमुख समस्या खरपतवारों की है। खरपतवार इसमें दोनों तरह के आते हैं और अब ऐसी अवस्था आ चुकी है धान की फसल की कि उसका ब्यात भी पूरा हो चुका है, क्योंकि इन्होंने निश्चित तौर पर सीधी बिजाई अगर की है तो जून के पहले पखवाड़े में उसको लगाया होगा। और इस समय पे कोई भी ऐसा रसायन नहीं है, रासायनिक दवाई नहीं है जो धान में खरपतवारों को नियंत्रण कर पाए। अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है। अगर आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको बोया है, थोड़ी वाइडर स्पेसिंग है, चौड़ी स्पेसिंग है आपकी, तो आप कोनो वीडर का प्रयोग कर सकते हैं खेत में पानी भर के। और कोनो वीडर एक यंत्र आता है, हाथ से चलता है, उसको आप चला के खरपतवारों को मिट्टी में मिला सकते हैं
और नहीं तो फिर सिर्फ एक उखाड़ने का रास्ता बचता है आपके पास। हाथ से आप निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो उनसे आपके कीड़े बीमारी और रोग भी धान की फसल में ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लीजिए धान का तना छेदक है तो वो सावा घास पे भी आ सकता है, उस पर भी जिंदा रहता है और धान पे भी रहता है। तो कुल मिला के अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित तौर पे बीमारी और कीड़े मकोड़ों का भी नियंत्रण कर लेते हैं एक तरह से। तो आप इस घास को हाथ द्वारा निकाई द्वारा ही इस समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर फूलचंद, आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि धान की ऐसी कौन सी किस्में हैं जो कीट और रोगों के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक मानी जाती हैं? कुछ किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती मिलने तो 1509 है, 1692, ये कुछ किस्में हैं जो आप इनको बो के, और बहुत ऐसी किस्में हैं कि जो आज किस्में निकल रही है, जैसे मैंने अभी बताया 1509 है, 1692 है, पूसा बासमती 1845 है। ये किस्में हैं जिनमें रोग और जो कीट है उनका प्रकोप कम होता है। लेकिन सभी में यही है कि आप समय पे इसकी नर्सरी करें, समय पे इनकी नर्सरी की बुआई करेंगे तो ये चीज़ें क्या है कि इन किस्मों में प्रभावी रहेगी। लेकिन किसान भाई कई बार क्या होता है कि नर्सरी में जो पौध होती है उसकी जब रोपाई करते हैं तो वो करीबन 35 से 40 दिन पे करते हैं, जिससे कि वो फसल खेत में कमज़ोर होती है, उस पर रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखें कि किस्म का चुनाव ही पर्याप्त नहीं है, उसकी समय पे बुआई करना पौध की और संतुलित मात्रा में उर्वरक देना वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जाहिर तौर पर। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं झुंझुनू राजस्थान से हमारे साथ, मंगू सिंह। मंगू सिंह जी, पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है मैडम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, क्या मैं भी यहाँ धान की खेती कर सकता हूँ क्या, और मेरे को क्या क्या करना चाहिए? मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर दिनेश वो जैविक खेती करना चाहते हैं धान की, और राजस्थान जैसे इलाके में क्या वो धान की खेती कर सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए धान की खेती झुंझुनू ज़िले में राजस्थान में आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले धान के लिए ज़रूरी होता है पानी की व्यवस्था। बिना पानी के, बिना पर्याप्त पानी के साधन के आप धान को पैदा नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपकी हल्की मिट्टी है, बहुत ही बालू किस्म की मिट्टी है, तो उसमें आप धान ना लगाएं, उसमें आपको सलाह नहीं दी जाती। एक मध्यम आकार की मृदा हो जिसमें अच्छे जल रोकने की क्षमता हो और उसमें थोड़ा क्ले वगैरह का अनुपात ज़्यादा हो, मतलब क्ले लोम सोयल हो, आपकी मृतिका दोमट मिट्टी हो या मृतिका दोमट मिट्टी हो। अगर ये दो शर्तें आप पास कर रहे हैं मान लीजिए तो आप धान लगा सकते हैं। और जहाँ तक जैविक खेती की बात है, आप किसी भी फसल की जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें आपको 4 बातों का ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। पहला, आपको जानना होगा कि हमारे राष्ट्रीय मानक क्या है। जैविक खेती के राष्ट्रीय मानक उपलब्ध हैं, उनकी आप जानकारी लें। दूसरा, हमें जानना होता है प्रमाणीकरण किस तरह से करवाएं। प्रमाणीकरण के लिए आपको अभी से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा होता है इसमें टेक्नोलॉजी पैकेज। हमें आना चाहिए, जानना चाहिए कि हम जैविक विधि से फसलों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू होता है इसका मार्केटिंग, यानी जो जैव उत्पाद आप पैदा करेंगे उसको बाजार में कैसे बेचना। इन 4 चीज़ों की तैयारी आपको एडवांस में शुरुआत में करनी होगी, तभी आप जैविक खेती में सफलता पा सकते हैं। तो 4 चीज़ों का आप ज्ञान लें, दूसरे किसानों से मिलें जो जैविक खेती कर रहे हैं। और अब वक्त की मांग है कि हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ चढ़कर जैविक खेती में भाग लेना चाहिए और जैव उत्पादों को जो है बाजार में बेच के अच्छा लाभ भी मिल सकता है। और इससे मिट्टी हमारी स्वस्थ रहती है, पर्यावरण स्वस्थ रहता है, और जो जीव इसको खाते हैं, भोजन को खाते हैं या पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वो भी स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और आप किसान भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजें, ईमेल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हेलो किसान कार्यक्रम के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप हेलो किसान देख रहे हैं और हेलो किसान में हमारे पास एक वीडियो संदेश आया हमारे किसान भाई का। हमारे पास शिव कुमार हैं बागपत से, उनका वीडियो संदेश आया। शिव कुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछें। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है, ग्राम बड़ल है, जिला बागपत है, जिसमें अक्सर मेरे धान के खेत में सफ़ेद बालियाँ हो जाती है। जैसे ये सफ़ेद बालियाँ होकर सूख जाती है, कृपया डॉक्टर साहब इसका निवारण बताएं। बिल्कुल डॉक्टर फूलचंद, सफ़ेद बालियाँ उनके खेतों में हो जाती हैं, उसका निवारण पूछना चाहते हैं। अभी पहले किसान भाई ने भी यही सवाल पूछा था, तो अभी डॉक्टर दिनेश जी ने बताया था कि ये एक जो तनाछेदक कीट है, उससे ये है कि उसकी जो गोब में वो तनाछेदक कीट लग जाता है, जिससे बाली सूख जाती है और वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। तो इसके निवारण के लिए है कि आप शिव कुमार जी कि आप उसी के लिए आप जो कीटनाशी दवाई है, जैसे क्विनालफास है, इमिडाक्लोरपिड है, उसका आप स्प्रे करें, तो उससे इस कीट को आप नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और हमारे कॉलर हैं, उनका वीडियो संदेश आया हमारे पास हैं विनय कुमार पौड़ी गढ़वाल से। विनय कुमार जी, क्या सवाल है आपका, पूछें आप। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं ग्राम लोथापुर, पोस्ट ऑफिस कलाल घाटी, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से यह पूछना है कि धान में पीलेपन का क्या कारण है, इसका कारण और निवारण कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर दिनेश, सुना आपने सवाल, धान में पीलेपन का कारण पूछना चाह रहे हैं और निवारण। जी बिल्कुल, देखिए धान में पीलेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और यहाँ से कह पाना संभव नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने पोषक तत्वों का प्रबंधन ठीक से किया या नहीं किया, वो हमें देखना होता है। और कई बार गलती से हम दवाई भी ज़्यादा डाल देते हैं, जैसे खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, उससे भी कई बार दिक्कत आ जाती है हमारी फसल में। और कई बार कीड़ा, बीमारी, रोग के कारण भी इस तरह के लक्षण आ जाते हैं।
तो पीले के रंग का जो है होना बहुत सारे कारणों से होता है, तो हम निश्चित नहीं हो सकते यहाँ बैठ के कि भाई आपके पीलापन इस वजह से है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या कोई कृषि का संस्थान हो, वहाँ से आप जानकारी लें। हाँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारे संस्थान में फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं, जिससे हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि अगर हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी है तो निश्चित तौर पर जो पौधे उसमें उगेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी। आगे से आप ध्यान रखें, जब भी आप धान उगाएं तो कम से कम एक बार, साल में एक बार हरी खाद उस खेत में लें, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। जो हमारी देसी खाद होती है, कूड़ा, जो हमारी गोबर की खाद होती है, कूड़ा कचरा गला सड़ा के उसकी खाद बना के आप खेतों में प्रयोग करेंगे, मिट्टी स्वस्थ होगी और इस तरह की समस्याएं फिर कम हो जाएंगी हमारी खेती में। बिल्कुल। डॉक्टर फूलचंद, आपसे जानना चाहूंगी आईपीएम के बारे में। समेकित कीट प्रबंधन जो है वो क्या है और हमारे किसान भाई इसे कैसे अपना सकते हैं? समेकित के कीट प्रणाली में क्या होता है कि अपने ये नहीं कि अपने हर के किसान भाई कीट का ही नाशी का प्रयोग करे, उसके लिए है कि आप समन्वित कीट प्रबंधन में शुरू से ही आप उसके फसल और बीमारी से बचाने का उपयोग करें। और जैसे कि आपको शुरू में ऐसी बीज का सिलेक्शन करना है, उसका समय पे बीज उपचार करना है, उसकी समय पे बुआई करनी है, समय पे ट्रांसप्लांटिंग करनी है और समय समय पे देखना है कि अगर मान लो कोई बीमारी आ रही है तो आपको कैसे आप फिजिकली या मैन्युअली उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मान लो फिर भी नहीं हो पाता और कीट का प्रकोप अगर पौधों पे ज़्यादा हो जाता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे ETL एक लेवल होता है जिसमें कीटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है एक मानक से, तो उसके बाद में आप कीटनाशी का प्रयोग करें। तो ये इस प्रकार से अपन करेंगे कि सभी उपाय करेंगे, नत्रजन की मात्रा या जो उर्वरक है वो संतुलित मात्रा में देंगे। तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें अपनाएंगे तो उसी में अपन यह है कि एक ही समन्वित कीट प्रबंधन, ये जो अपने जो कहते हैं इसको, उसमें सारा है कि कीटनाशी के अलावा और भी सारे मिला के अगर किसी चीज का नियंत्रण करते हैं तो वो समन्वित कीट प्रबंधन में आता है। बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, बकानी रोग एक होता है जो धान में लगता है, ये क्या रोग है, इसका लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या हैं? जी बिल्कुल, बकानी रोग मुख्य तौर पे बीज जनित रोग होता है, कई बार मिट्टी से भी आ जाता है और इसमें होता क्या है कि पौधे आपके ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, पीले रंग के रहते हैं और उनमें ब्याज भी कम आता है। अगर ये रोग इस अवस्था पे दिखाई दे, बाली अवस्था जब आती है, तो इनमें प्राय बालियाँ भी नहीं बनती और किसी वजह से अगर बाली बन भी गई तो उसमें दाने नहीं होते। तो किसान भाइयों, ये जो बकानी रोग है इसका नियंत्रण इस स्टेज पे, इस दशा में अगर हमारे खेत में आया हुआ है, उसका नियंत्रण असंभव है। इसका नियंत्रण इस समय पे नहीं किया जा सकता। ऐसे समय पे किसान भाइयों, अगर आप जो हमारी दवाइयों की दुकान होती है जहाँ से आप लाते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई दवाई ज़रूर दे देगा कि ये डाल दो, वो डाल दो। आपको ध्यान रखना है कि इस रोग का इस समय पे कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसका सिर्फ आप बचाव कर सकते हैं। बचाव कैसे होता है? शुरू में जैसे डॉक्टर फूलचंद बार बार कह रहे हैं कि हमें सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना है, तो बीज का उपचार इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर नर्सरी में समस्या आती है तो नर्सरी की मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा, और अगर फिर भी जो पौध होती है उसमें हमारे बकानी रोग के लक्षण रह जाते हैं तो उसका बावस्टीन से उपचार करना पड़ेगा। यानी ये काम आप अगले साल ही कर पाएंगे। इस साल अगर बकानी रोग आपके खेत में आ गया तो बेहतर होगा कि आप इस तरह के पौधों को सावधानी पूर्वक निकाल के, जड़ सहित उखाड़ के और खेत के बाहर दूर ले जाके कहीं उनको नष्ट कर दें। बिल्कुल। और डॉक्टर फूलचंद, ये भी बताएं कि हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो क्या तरीके अपना सकते हैं कम लागत में, जिससे ये रोग और कीट से बचा जा सके, उनकी धान की फसल को बचाया जा सके? इस रोग से बचाने के लिए अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको एक तो अच्छी किस्म का चुनाव करना है, दूसरा है कि आपको बीज उपचार करते समय ये देखना है कि बीज उपचार करने के लिए किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई बीज उपचार करते हैं लेकिन मतलब एक कैजुअल हिसाब से करते हैं। तो उसको पानी में आप डालें, नमक एक, जैसे मान लो आपका 20 किलो बीज है, 20 किलो में आधा किलो आप नमक डालें। नमक के साथ आपको बाविस्टीन, कार्बेंडिजिम या विटावेक्स पावर जो है 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से अगर आप डालेंगे और उसको आप
कम से कम 2-3 घंटे तक उसको रखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो हल्के और जो रोग जनित बीज है वो आप उनको हटा देंगे। तो इस प्रकार से अगर किसान करेगा तो छोटा किसान हो या तो बड़ा किसान हो, और छोटा किसान ये होता है कि थोड़ी ज़मीन होती है तो वो बीज उपचार कर नहीं पाता है कि चलो मैं तो 1 बीघा 2 बीघा कर रहा हूँ, तो इसलिए है कि उसको नुकसान ज़्यादा। तो इसलिए किसान भाई चाहे छोटा हो, सीमांत हो या लघु हो, बीज उपचार ज़रूर करें, और बीज उपचार के बाद में उसको बीज को ढंग से उपचारित करके और ढंग से उसका फिर बाद में उसको बोरी की टाट में उसको सुखा के और फिर मतलब उसका अंकुरण जब फुटान आ जाए उसके बाद में नर्सरी, एक अच्छी तरह जो नर्सरी की जगह होती है उसको आप जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कार्बोफ्यूरान से उसे उपचारित करें, जो जड़ गलन के रोग हैं वो नहीं हो, गांठें नहीं हो, उसके बाद में उसमें डाल के और उसमें आप बीज का छिड़काव करें और सही तरीके से उसका बीज का अंकुरण होगा। और उसी में जो भी एरिया है उसमें आप संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करें। तो जब पौध अच्छी होगी तो आपके जो आगे की फसल होगी ट्रांसप्लांटिंग के बाद में वो भी निरोगी होगी, और उसमें किसान बिना खर्चे के आप आगे का अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर दिनेश आप ये बताएं कि अगर धान की फसल में बीजों का उत्पादन किया जाए तो हमारे किसान भाई किन सावधानियों को बरतें? कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे गेहूं को धान को दाने के लिए तो उगाते हैं, कई बार उनको अगली फसल के लिए बीज बनाना होता है, या कुछ किसान ऐसे हैं जो बीज बना के बेचते भी हैं। तो बीज की फसल पर थोड़ा विशेष ध्यान हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है कि इसमें खरपतवार किसी भी तरह के ना हो। खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था पे आप हाथ द्वारा भी निकाल के खरपतवारों को बाहर कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखना है कि जो पौधे हैं आपके वो एक ही किस्म के हैं या नहीं हैं। किस्म भी एक होनी चाहिए। अगर दूसरी किस्म के पौधे हैं तो उनकी अलग पहचान आप कर सकते हैं। कई बार उनकी ऊंचाई या लंबाई ज़्यादा हो सकती है, पत्तों का रंग अलग अलग हो सकता है, पत्तों का आकार अलग अलग हो सकता है, बालियों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से आप हर अवस्था पे धान की जो दूसरी किस्म है उसकी पहचान कर सकते हैं। उस तरह के पौधों को बाहर निकाल दें, उखाड़ के बाहर कर दें। साथ ही साथ रोगग्रस्त पौधे हों या कीट प्रभावित पौधे हों उनको भी बाहर निकाल दें। तो इस तरह से आपकी जो स्वस्थ जो हमारी धान की पौधे हैं वो रहेंगे, उनकी छटनी कर लें और फिर अंत में आपको अच्छे बीज की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर फूलचंद, हम मित्र कीट की भी हम बात कर रहे थे ऐसे में, तो आप ये बताएं कि मित्र कीट कौन से होते हैं और इनका संरक्षण कैसे करें? अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप जब कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करोगे तो मित्र कीट रहेंगे, और जब ज़मीन में अच्छा खाद और डालोगे तो मित्र कीट रहेंगे, जिसमें कुछ बीटल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो जैसे ये लेडी बर्ड बीटल होता है। और इसी प्रकार से जो दूसरे फुदका उदका होते हैं उनको खाने के लिए दूसरे जो इनके मित्र कीट का वो होता है कि दूसरे जो हानिकारक कीट है उनको वो नष्ट करते हैं। तो इन मित्र कीटों का कि इसी से हो सकता है कि मित्र के आप कीटनाशी का कम प्रयोग करेंगे, और दूसरा है कि आप कम मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। तो जब पौधा स्वस्थ होगा और जब ज़मीन स्वस्थ होगी, ज़मीन में ऑर्गेनिक के खाद आप ज़्यादा डालेंगे तो मित्र कीटों की बढ़वार ज़्यादा होगी। मित्र कीट रहेंगे तो वो फसल भी निरोगी रहेगी। जाहिर तौर पर। संक्षेप में डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहूंगी, गर्दन तोड़ रोग की बात हो रही थी, तो ऐसे में ये क्या रोग है और इससे कैसे बचा जाए? संक्षेप में आप हमें जी बिल्कुल। गर्दन तोड़ रोग, किसान भाइयों आप ध्यान से अपनी फसल को लगातार देखते रहें। इसमें होता क्या है कि इसके लक्षण शुरू में पत्तों पे आते हैं, आँख के आकार के धब्बे बनते हैं, और इसमें जो बाली होती है, बाली अपनी ग्रीवा या गर्दन जहाँ ये तने से जुड़ती है उस भाग से टूट के लटक जाती है, सड़ के वो हिस्सा सड़ जाता है और लटक जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको चाहिए कि आप बावस्टीन का प्रयोग करें, प्रोपेकोनाजोल का करें, हेक्सोकोनाजोल का करें। कई तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। ये 1 से 2 ml मात्रा इनकी लगती है प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और छिड़काव भी आपको 2 बार भी करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको अपनी फसल की निगरानी करना, पौधों की जाँच करना कि वो स्वस्थ हैं या नहीं है, ये जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर फूलचंद आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को उनको पूरी जानकारी मिली होगी। जो आज हमारा विषय था धान फसल में कीट और रोग से बचाव के बारे में। आप हमारे साथ जुड़े आगे भी, लेकिन हम आपको अगला विषय बता देते हैं कि हमारा अगला विषय है क्या। हमारा जो अगला विषय है वो है प्राकृतिक खेती में जीवाश्म खादों का महत्व और उत्पादन। ये हमारा अगला विषय रहेगा। आप इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ अगली बार और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने सवाल व्हाट्सएप करिए, नंबर आपके सामने है 8800520717। इस पर आप हमें सवाल अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं। आप देखिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप इस पर कॉल करें और हमारे साथ जुड़िएगा। अगला विषय हमने आपको बताया ही है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। तो आप इन 3 पत्राचार के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमें QR कोड के जरिए हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमें जो है अपने जो हमारा कार्यक्रम है वो देख सकते हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, DD किसान के YouTube चैनल पर आना है और हेलो किसान कार्यक्रम देखना है। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।